आपने कभी सोचा है कि समाज का अध्ययन करने वाले शोध वास्तव में सभी लोगों के आवाज को समान रूप से प्रस्तुत करते हैं या फिर कुछ आवाजें अनदेखी रह जाती है? आज हम जानेंगे कि नारीवादी विद्वानों ने निवंश विज्ञान की किन कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया और क्यों उनकी आलोचनाएं सामाजिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज के इस वीडियो में हम निवंश विज्ञान की नारीवादी आलोचनाओं के बारे में सरल भाषा में समझेंगे। निवंश विज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के गहन अध्ययन की एक महत्वपूर्ण पद्धति है। इसमें शोधकर्ता किसी समुदाय, समूह या समाज के बीच रहकर उनके जीवन, व्यवहार, परंपराओं और सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। नारीवादी विद्वानों ने निवंश विज्ञान की पारंपरिक पद्धतियों की कई आलोचनाएं की है। उनका मानना है कि प्रारंभिक निवंश वैज्ञानिक अध्ययनों में महिलाओं के अनुभव, दृष्टिकोणों और योगदानों की अपेक्षा की गई है। निवंश विज्ञान की नारीवादी आलोचना है। पहला है महिलाओं की उपेक्षा। नारीवादी विद्वानों का तर्क है कि प्रारंभिक निवंश वैज्ञानिक अध्ययनों में महिलाओं को पर्याप्त महत्व नहीं दिया गया। अधिकांश शोध जो है वो पुरुष शोधकर्ताओं द्वारा किए गए। अध्ययन में पुरुषों के अनुभव को ही पूरे समाज का अनुभव मान लिया गया। महिलाओं की समस्याएं, भूमिकाएं और दृष्टिकोण अनदेखे रह गए। उदाहरण के लिए, यदि किसी जनजाति का अध्ययन केवल पुरुष मुखियाओं से बातचीत करके किया जाए तो महिलाओं के अनुभव सामने नहीं आ पाएंगे। दूसरा है पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण। पारंपरिक निवंश विज्ञान में समाज को पुरुषों की दृष्टि से समझने का प्रयास किया गया। पुरुषों के कार्यों को अधिक महत्वपूर्ण माना गया। महिलाओं के घरेलू कार्यों और योगदान को कम महत्व दिया गया। सामाजिक वास्तविकता का एक पक्षी चित्र प्रस्तुत किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज की अधूरी और पक्षपातपूर्ण समझ विकसित हुई। शक्ति संबंधों की अनदेखी। नारीवादी विद्वानों के अनुसार निवंश विज्ञान में समाज के भीतर मौजूद शक्ति संबंधों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। अर्थात पुरुष और महिला के बीच असमानता को सामान्य मान लिया गया। महिलाओं पर होने वाले शोषण और भेदभाव की उपेक्षा की गई। सामाजिक संरचनाओं में निहित असमानताओं का विश्लेषण नहीं किया गया। अगला है शोधकर्ता की निष्पक्षता पर प्रश्न। पारंपरिक निवंश विज्ञान यह मानता था कि शोधकर्ता पूरी तरह निष्पक्ष रह सकता है। नारीवादी आलोचना, कोई भी शोधकर्ता पूरी तरह निष्पक्ष नहीं हो सकता। शोधकर्ता का लिंग, वर्ग, शिक्षा और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि उसके अध्ययन को प्रभावित करती है। इसलिए शोधकर्ता को अपनी स्थिति और प्रभाव को स्वीकार करना चाहिए। अगला है महिलाओं की आवाज का अभाव। नारीवादी विद्वानों का मानना है कि महिलाओं को स्वयं अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया गया, अर्थात महिलाओं के अनुभव को पुरुषों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। महिलाओं के विचार और भावनाएं सीधे दर्ज नहीं की गई। उनके जीवन की वास्तविकता का सही चित्रण नहीं हो सका। अगला है घरेलू जीवन की उपेक्षा। पारंपरिक निवंश विज्ञान में सार्वजनिक जीवन पर अधिक ध्यान दिया गया, अर्थात राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया गया। घरेलू कार्यों, बच्चों की देखभाल और पारिवारिक संबंधों को कम महत्व मिला, जबकि महिलाओं का जीवन इन क्षेत्रों से गहराई से जुड़ा होता है। अगला है ज्ञान निर्माण में असमानता। नारीवादी विचारकों का मानना है कि ज्ञान का निर्माण भी शक्ति संबंधों से प्रभावित होता है, अर्थात यह तय करने का अधिकार शोधकर्ता के पास होता है कि क्या महत्वपूर्ण है। महिलाओं के अनुभव को अक्सर गौर माना गया। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी सीमित रही। महिलाओं का वस्तुकरण। कुछ नारीवादी विद्वानों ने आरोप लगाया कि निवंश वैज्ञानिक अध्ययनों में महिलाओं को अध्ययन की वस्तु के रूप में देखा गया, अर्थात महिलाओं को केवल जानकारी के स्रोत के रूप में प्रस्तुत किया गया। उन्हें सक्रिय भागीदार के रूप में महत्व नहीं दिया गया। उनकी गरिमा, स्वायत्तता की अनदेखी हुई। अगला है लिंग असमानता के प्रश्नों की उपेक्षा। पारंपरिक निवंश विज्ञान में लिंग आधारित भेदभाव और असमानताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उदाहरण के लिए शिक्षा में असमानता, संपत्ति के अधिकारों में भेदभाव। अगला है शोध प्रक्रिया में सहयोग की कमी। नारीवादी दृष्टिकोण शोध को सहभागी प्रक्रिया मानता है। इसकी आलोचना है पारंपरिक निवंश विज्ञान में शोधकर्ता प्रमुख भूमिका निभाता था। अध्ययन किए जा रहे लोगों की भागीदारी सीमित रहती थी। नारीवादी दृष्टिकोण अधिक सहयोगात्मक और लोकतांत्रिक शोध का समर्थन करता है। आदि आलोचनाओं के परिणाम स्वरूप निवंश विज्ञान में कई सकारात्मक परिवर्तन हुए। महिलाओं के अनुभव को महत्व दिया गया। महिलाओं की आवाज को सीधे शामिल किया गया। शक्ति और असमानता के प्रश्नों पर ध्यान दिया गया। शोधकर्ता की भूमिका और प्रभाव को स्वीकार किया गया। सहभागी और संवेदनशील शोध पद्धतियों को बढ़ावा मिला। समाज की अधिक व्यापक और संतुलित समझ विकसित हुई।
निष्कर्ष। नारीवादी आलोचनाओं ने निवंश विज्ञान को अधिक समावेशी, संवेदनशील और लोकतांत्रिक बनाया। इन आलोचनाओं ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी समाज को सही रूप से समझने के लिए महिलाओं के अनुभव, दृष्टिकोणों और योगदानों को समान महत्व देना आवश्यक है। परिणाम स्वरूप निवंश विज्ञान आज अधिक व्यापक, संतुलित और यथार्थपरक अध्ययन पद्धति के रूप में विकसित हुआ। चलिए अब इसको एक कहानी से समझते हैं। एक गांव था सूर्यपुरी। वहां के लोगों के जीवन और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए एक शोधकर्ता आया। वह गांव में कई महीने तक रहा। उसने गांव के मुखिया, किसानों, पुजारी और अन्य पुरुषों से बातचीत की। जब उसका अध्ययन पूरा हुआ तो उसने एक बड़ी पुस्तक लिखी। पुस्तक में लिखा गया कि गांव के महत्वपूर्ण निर्णय पुरुष लेते थे, खेती और आर्थिक कार्य पुरुष करते हैं, समाज का संचालन पुरुषों के द्वारा होता है। पुस्तक प्रकाशित हुई और लोगों ने उसकी प्रशंसा की, लेकिन गांव की एक महिला सीता ने पुस्तक पढ़ी और कहा, यह पुस्तक हमारे गांव की पूरी कहानी नहीं बताती, इसमें महिलाओं का कहीं उल्लेख ही नहीं है। यहीं से नारीवादी आलोचनाएं शुरू होती है। महिलाओं की उपेक्षा। सीता ने कहा, शोधकर्ता ने केवल पुरुषों से बात की। उसने हम महिलाओं से कभी नहीं पूछा कि हम क्या करती है और क्या सोचती है। यह महिलाओं की उपेक्षा है। पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण। पुस्तक में केवल पुरुषों के काम को महत्वपूर्ण बताया गया। सीता बोली, हम घर संभालते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, पशुओं की देखरेख करते हैं और खेतों में भी काम करते हैं। फिर भी पुस्तक में केवल पुरुषों की चर्चा है। यह पुरुष केंद्रित दृष्टिकोण है। शक्ति संबंधों की अनदेखी। गांव में महिलाओं को कई निर्णयों में भाग लेने का अधिकार नहीं था। शोधकर्ता ने इसे सामान्य बात मान लिया। सीता ने कहा, आपने यह नहीं बताया कि महिलाओं को निर्णय लेने से क्यों रोका जाता है। यह शक्ति संबंधों की अनदेखी है। शोधकर्ता की पूर्ण निष्पक्षता पर प्रश्न। शोधकर्ता को लगा कि उसने बिल्कुल निष्पक्ष अध्ययन किया, लेकिन सीता ने कहा, आप पुरुष है, इसलिए आपने पुरुषों की बातें अधिक सुनी और हमारी बातें कम सुनी। इससे पता चलता है कि शोधकर्ता की अपनी पृष्ठभूमि भी अध्ययन को प्रभावित कर सकती है। महिलाओं की आवाज का अभाव। पुस्तक में महिलाओं के बारे में जानकारी थी, लेकिन महिलाओं के अपने विचार नहीं थे। सीता बोली, हमारी कहानी हमने नहीं सुनाई, बल्कि पुरुषों ने हमारे बारे में बताई। यह महिलाओं की आवाज का अभाव है। घरेलू जीवन की उपेक्षा। शोधकर्ता पंचायत, मंदिर और खेतों में गया, लेकिन घरों के भीतर के जीवन को नहीं समझा। सीता ने कहा, घर के अंदर होने वाला काम भी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह घरेलू जीवन की उपेक्षा है। ज्ञान निर्माण में असमानता। शोधकर्ता ने स्वयं तय किया कि कौन सी बातें महत्वपूर्ण है। महिलाओं की समस्या और अनुभव पुस्तक में नहीं आए। यह ज्ञान निर्माण में असमानता को दर्शाता है। महिलाओं को केवल अध्ययन की वस्तु समझना। शोधकर्ता ने महिलाओं को केवल जानकारी देने वाले व्यक्ति के रूप में देखा, उन्हें अध्ययन की भागीदार नहीं बनाया। यह महिलाओं का वस्तुकरण कहलाता है। कहानी का निष्कर्ष। बाद में एक महिला शोधकर्ता उसी गांव में आई। उसने पुरुषों और महिलाओं दोनों से बातचीत की, उसके साथ समय बिताता और उनकी समस्याओं को समझा। नई पुस्तक में गांव की पूरी तस्वीर सामने आई। इससे नारीवादी विद्वानों ने यह संदेश दिया कि किसी भी समाज को सही ढंग से समझने के लिए महिलाओं की आवाज, अनुभव, दृष्टिकोण को भी समान महत्व देना आवश्यक है। यही निवंश विज्ञान की नारीवादी आलोचनाओं का मूल उद्देश्य है। तो दोस्तों, आज हमने निवंश विज्ञान की नारीवादी आलोचनाओं को विस्तार से समझा। यदि यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।